Hello students, welcome back to the amazing platform of NCERT वाला and this is your very own यशिका मैम। और आज हम प्रारंभ करेंगे अपना नया चैप्टर that is molecular basis of inheritance and this would be lecture number 1 for the same chapter। अच्छा, अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेनेटिक्स कहते हैं, उसकी साइंस को जेनेटिक्स कहते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि प्रिंसिपल क्या था प्रिंसिपल, जीन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, बच्चों में जाता है जीन्स का मतलब इनहेरिटेंस होता है, तभी तो हम अपने पापा से थोड़े मिलते जुलते हैं, मम्मी से थोड़े मिलते जुलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमारे उनसे मिलते जुलते हैं ना। और इसी इनहेरिटेंस पैटर्न को हमने स्टडी किया था, बट उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या था, उसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या था, उस इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या था, वो तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। वैसे तो मैम ने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, क्या बताया था कि एक जीन केमिकली क्या होता है, डीएनए। बट जब स्टार्टिंग में बात हो रही थी तो मेंडल जी ने सिर्फ यही बताया था कि फैक्टर्स, जिसको आज हम जीन के नाम से जानते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, जिसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। दैट इज व्हाई वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। बट 1926 में ये जो इच्छुकता थी ना, क्यूरियोसिटी थी कि जानने के लिए कि आखिर केमिकल बेसिस क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, वो क्यूरियोसिटी, वो क्वेस्ट पहुंच गई मॉलिक्यूलर लेवल तक। और वहां पर जाने के बाद एक नई साइंस बनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। ठीक है, और जिसको हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे आपको पता है कि जीन केमिकली डीएनए होता है, तो समझ जाओ हमें डीएनए के बारे में ही पढ़ना है स्टार्टिंग में। आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर डीएनए पर बेस्ड होगा। डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स तुमने पहली बार नहीं सुना है, आज ऐसा नहीं कि अभी सुन रहे हो, ये आपने 11th क्लास के बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 11th का बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हो। आज के लेक्चर में आपको बहुत ऐसा फीलिंग आएगा। जिनका बायोमोलिक्यूल्स कमजोर है ना, जिनको थोड़ी सी परेशानी होती है, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पर पॉज करिए बेटा, पहले बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज करके आइए। उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स जूलॉजी सब्जेक्ट में आता है और हमारे ही चैनल पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाई गई है। अब आप सोच रहे हो कि मैम हम इसको पढ़ने के लिए क्या बायोमोलिक्यूल्स पूरा पढ़ें? नहीं, पूरा नहीं पढ़ना आपने बेटा। आपको बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, जिसको पेंटोज शुगर के नाम से पढ़ा होगा आपने, नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन पिरिमिडिन, याद आया, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन है, और साइटोसिन यूरासिल और थाइमीन हमारे क्या हैं, पिरिमिडिन है। ये आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर, इसको रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे नहीं पढ़ाया गया है स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा। नाइट्रोजन बेसिस के कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, आपने 11th में पढ़ रखा है ना। तो आपको बस थोड़ा सा उसको नॉलेज को ब्रश अप करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा वो सारे स्ट्रक्चर्स, तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर में। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेक्शन में उनके नाम है, तो अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, पुराना रिवाइज कर लो तो बेटर होगा। ठीक है, जहां जहां थोड़ी तुम्हारे रिवीजन की जरूरत होगी, ब्रशअप करने की जरूरत होगी, वो तो मैं उसके लिए हूं। जहां जहां मुझे लगेगा क्या, मैं बताऊंगी ही आपको। ऐसा नहीं कि क्योंकि 11th में पढ़ लिया तो मैम आपको पढ़ाएंगी, मैम आपको पढ़ाएंगी, बट आपको मेरा पढ़ाने का फायदा तभी होगा जब आपके पास थोड़ी प्रीवियस नॉलेज हो। ठीक है, ओके, आ जाओ, स्टार्ट करेंगे हम सुंदर सा एक, पहले तो कलर ले लेते हैं। यस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आज का हमारा एक गोल होगा डीएनए के बारे में पढ़ना। ठीक है, और डीएनए और आरएनए क्या होते हैं बेटा? दे आर द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपको पढ़ना क्यों है? क्योंकि अब जो क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि जो इनहेरिटेंस होता है उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, तो हमें पता चला कि बेटा ये सब कुछ तो डीएनए के ट्रांसफर से हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे न्यूक्लिक एसिड्स का। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड्स बेटा 2 प्रकार के अवेलेबल होते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कैसा है। कौन से 2 न्यूक्लिक एसिड्स आपको पता है बेटा? आपने 2 ही न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में सुना होगा, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए।
डीएनए क्या होता है बेटा? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए आपने सुना होगा, डीएनए को हम यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इट इज सेड टू बी यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ही मैंने ये लिखा होगा, कुछ बच्चों के एकदम कान खड़े हो गए होंगे, अरे मैडम ये क्यों लिख रहे हो आप? लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो मैडम वायरस का क्या होगा? अरे मेरे बच्चों, वायरस लिविंग है क्या? डू वी कंसिडर वायरस टू बी लिविंग? नॉट एट ऑल। वायरस इज ओनली लिविंग जब हमारे अंदर घुस जाए, किसी होस्ट बॉडी में घुस जाए, है ना। अदरवाइज वायरस को हटा दो तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज विच जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। वो अलग बात है, डीएनए का एक स्ट्रैंड हो सकता है तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बोलेंगे, दो होगा तो डबल स्ट्रैंड डीएनए बोलेंगे। अगर डीएनए सर्कुलर फॉर्म में है शेप तो सर्कुलर बोलोगे, सीधा सीधा है जैसा हमारा होता है तो लीनियर बोलोगे। ठीक है, आरएनए सिर्फ कहाँ होता है बेटा? आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ सर्टेन, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ऐसा नहीं कि जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, ये भी है जेनेटिक मटेरियल ऑफ सर्टेन वायरसेस, जैसे कोविड। भूल गए? कोविड भूले तो नहीं हो गए, 2 साल जो तुमने मजे में काटे हैं, ठीक है, स्कूल के टाइम पर ऑनलाइन क्लास नहीं ली होगी, सो रहे होगे, कोई बात नहीं, खुद से पढ़ लें। खुद से कौन पढ़ता है बेटा? बच्चों को अगर खुद से पढ़ने लगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतने अवेयर हो, नहीं तो सोते रहते होगे ना। ठीक है, कोई बात नहीं, होमवर्क कर लेंगे, कोई नहीं, ये कर लेंगे। तो कोविड तुम तो भूले होगे नहीं। तो कोविड वायरस कैसा वायरस था बेटा? उसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। एंड आरएनए था, तभी इतनी गड़बड़ी हुई। क्यों? क्योंकि आरएनए चेंज हो सकता है, म्यूटेट हो सकता है, म्यूटेशन की पावर बहुत ज्यादा है। म्यूटेशन होने की वजह से चेंज कर रहा था, उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स आपको सुनने को मिले। ठीक है, तो यस, ये भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट क्योंकि म्यूटेट बहुत ज्यादा करता है तो इस चैप्टर में बताया गया है इसको प्रिफर जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया। देयर वर सो मेनी रीजंस, म्यूटेशन इज वन ऑफ देम। ठीक है, डीएनए अच्छा है, स्टेबल है, रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए इसको प्रिफर जेनेटिक मटेरियल माना गया है। तो ये टॉपिक भी आप पढ़ोगे, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड नाम कैसे आया, कैसे हमें पता चला, आओ इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेटा डीएनए क्या है? ठीक है, हमने बोला डीएनए न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, आपने पढ़ा होगा, बट इस पे आने से पहले लेट्स टॉक अबाउट हमें कैसे न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता चला। तो न्यूक्लिक एसिड आपको समझ में आ रहा है, एसिड है, तो क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर होता है, कोई एक ऐसी चीज है बेटा जिसका नेचर एसिडिक है। वाई नेचर इज एसिडिक? बिकॉज दे कंटेन फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, वो उस पर भी आओगे। कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? इन न्यूक्लियस। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैम सबके पास तो न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, वो तो हमने 11th क्लास से पढ़ रखा है ना। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होगा वो न्यूक्लियस में मौजूद होगा, प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म में होगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको सबसे पहली बार डिस्क्राइब किसने किया था बेटा? इसको सबसे पहली बार आइडेंटिफाई करने वाले साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड by फ्रेडरिक मिशर। पर इन्होंने नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया था, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ एक ऐसा सब्सटेंट है विच इज देयर इन द न्यूक्लियस एंड नेम्ड इट एज, क्योंकि न्यूक्लियस में था तो नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिन। ठीक है, लेटर बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑल्टमैन, उन्होंने बोला कि इसका नेचर एसिडिक है। व्हाई एसिडिक? बिकॉज दे कंटेन फॉस्फोरिक एसिड इन देयर ग्रुप। ठीक है, तो ऑल्टमैन एक साइंटिस्ट थे दैट फाउंड दैट दीज सब्सटेंस टू बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ऑल्टमैन फाउंड न्यूक्लिन टू बी acidic in nature and therefore named it as nucleic acid. Named it as nucleic acid. ठीक है, तो पहले इन्होंने 1869 में ये नाम दिया,
बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि नहीं भैया ये तो एसिडिक नेचर का है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड इसका नाम रख दिया गया। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ओके। अब जैसे हमने बोला कि डीएनए है, ठीक है, वैसे तो आपको पता है न्यूक्लिक एसिड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ज्यादातर हम बात डीएनए की करते हैं। तो डीएनए की लेंथ कैसे होगी? क्या सारे ऑर्गेनिज्म में लेंथ सेम है? अगर आप बोलो आपका डीएनए और किसी और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डीएनए का लेंथ बिल्कुल सेम होगा, आपका लेंथ बैक्टीरिया के डीएनए जैसा होगा, क्या बैक्टीरिया का प्लांट के जैसा होगा? क्या ये सेम होगा? जल्दी बताओ। नहीं बेटा, लेंथ ऑफ डीएनए हर एक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए। और ये किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालोगे? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का लेंथ इज डिफरेंट, डिपेंड करता है किस पर? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ किस चीज पर? न्यूक्लियोटाइड्स, कितना न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है, ठीक है, या नंबर ऑफ बेसेस, ठीक है। ऐसा कब देखोगे आप? जब तुम्हारा डीएनए कैसे है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर आगे एसएस लगा होता है बेटा, तो मैं आपको एकदम बच्चों की तरह बता रही हूं, एसएस का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए? एक सेकेंड, यहां आ जाओ साइड में, ठीक है। यहां पर मान लो बेटा ये डीएनए, डीएनए एक धागा है, ये धागा हमने बना लिया, ठीक है। अब डीएनए बना किसका होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड का नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये धागा किससे पिरोया गया है? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से। ये सारे के सारे जो एन लिख रही हो ना बेटा, ये एन डिनोट्स करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो यहां पर कितनी स्ट्रैंडेड डीएनए की? एक ही धागा है, तुम इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अगर तुम न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर काउंट कर लो, तो जितना नंबर है उतनी ही उसकी लेंथ है ना, क्योंकि डीएनए तो बना ही न्यूक्लियोटाइड्स का है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिफाइंस द लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। अगर लेकिन कोई डीएनए बेटा डबल स्ट्रैंडेड है, तो क्या करोगे तुम? तो तुम बोलते हो क्या चीज उसमें काउंट करोगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का पेयर कितना है, न्यूक्लियोटाइड पेयर, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ बीपी, बीपी इज बेस पेयर। क्या बोलोगे बेटा? बेस पेयर। ये किसके लिए होगा? ये डेफिनेशन किसके लिए होगी? फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर कहीं आपको डीएस लिखा होता है डीएनए से पहले, तो उसका मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्यों हम पेयर में बोल रहे हैं? ये देखो, ये हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक स्ट्रैंड ये, दूसरी स्ट्रैंड ये। अगर डीएनए की स्ट्रैंड है तो किसकी बनी होगी? न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होगी। तो ये देखो, एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, तो ये न्यूक्लियोटाइड का पेयर, ठीक है। फिर न्यूक्लियोटाइड का पेयर, ये क्या है? दिस इज वन पेयर। तो वन पेयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स? 2 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। आप देख सकते हो एक पेयर में एक जोड़ा जूता है बेटा आपके पास, तो होते तो 2 ही ना, एक लेफ्ट और राइट वाले हैं, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ 2 स्ट्रैंड है, तो एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन हम अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करते हैं, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर या नंबर ऑफ बेस पेयर। पेयर देख करके तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा कि डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। तो चाहे ऐसे काउंट कर लो, चाहे ऐसे काउंट कर। अच्छा, ये नहीं मतलब है बेटा कि अगर तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, तो हमेशा पेयर में, बेटा पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड है, डबल कर देना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, क्या नहीं निकाल पाओगे? तो भी तो निकाल ही लोगे, क्यों? इसका डबल कर देना, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कितने नंबर ऑफ बेसेस है, तो अगर बेस पेयर पता है तो नंबर ऑफ बेसेस नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन फॉर द न्यूक्लिक एसिड। अब हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? अब हम बात करेंगे हमारे डीएनए के बारे में। पर डीएनए के बारे में बात करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू कुछ एनसीईआरटी के डेटा हैं। क्या डेटा है? ये देखो, हमने अभी लेंथ की बात की, तो एनसीईआरटी ने कुछ डीएनए के लेंथ को डिफाइन किया हुआ है। कैसे? ये देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं, 4 ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी एनसीईआरटी में, जिसका आपको लेंथ याद करना पड़ेगा। देखो, इनका जीनोम भी एक्सप्लेन किया हुआ है सबसे पहले।
517 बैक्टीरियोफाज है। फाज क्या होता है बेटा? वायरस। ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? वायरस के लिए। आगे बैक्टीरिया है तो 11th क्लास से पढ़ा होगा कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी तो बोलोगे वायरस के पास तो आरएनए होता है। नहीं, ये भी तुम लोग की गलतफहमी होती है कि हर वायरस के पास आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। नहीं बच्चा, नहीं। वायरस कैन कंटेन डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल। ये देखो प्रूफ, ये वायरस है बट इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। कैसा डीएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब एक ही स्ट्रैंड होगा, बट वो किस फॉर्म में होगा? सर्कुलर, मतलब ऐसे। ये देखो, ये एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, शेप क्या है? सर्कुलर। क्योंकि एक ही स्ट्रैंड है तो आपको क्या पेयर शब्द मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कैसे डिफाइन करोगे? नंबर ऑफ बेसिस पर। तो देखो कितने बेसिस होते हैं इसके पास? 5386 बेसिस। तो यही हो गई इस वायरस की लेंथ ऑफ द डीएनए। ठीक है, उसके बाद लैम्डा फाज। लैम्डा फाज का जेनेटिक मटेरियल देखो डीएनए अगेन, बट यहां पर ये डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंड, मतलब दो स्ट्रैंड है। शेप कैसी है? लीनियर। ये देखो दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और अगर आपसे पूछे इस लेंथ को डिफाइन करो, तो क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है, डिफाइन किस बेसिस पे करोगे? पेयर पर। ठीक है, तो देखो यहां पर बेस पेयर लिखा हुआ है। ठीक है, कितना बेस पेयर है? 48502, 48,502 बेस पेयर्स। अगर आपको बेस निकालना है तो क्या करोगे बेटा? 48502 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट नंबर ऑफ बेसिस। तो यहां पर बेसिस से भी डिफाइन कर सकते हो, बेस पेयर से भी डिफाइन कर सकते हो, एज यू विश, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा गया। इरिश्चिया कोलाई, दिस इज द बैक्टीरिया। ई कोलाई बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, आप फैमिलियर हो गए ई कोलाई वर्ड से। यहां पर क्या होता है बेटा? डीएनए, बट ये डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। बट ये डबल स्ट्रैंडेड ऐसा वाला नहीं है क्योंकि तो लीनियर था। ये कैसा है बेटा? सर्कुलर। एक स्ट्रैंड, ये रही दूसरी स्ट्रैंड। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ डबल स्टैंडर्ड है तो देखो यहाँ पर बेस पेयर आपको दिख रहा है। अगर आपको नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना है तो एक पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड्स, तो एक पेयर में 2 बेसिस, तो जोड़ा दिया, नंबर ऑफ बेसिस निकालो। 4.6 इंटू 10⁶ इंटू 2 विल गिव यू नंबर ऑफ बेसिस। जैसे मर्जी डिफाइन कर लो। उसके बाद ह्यूमन जीनोम। जीनोम क्या होता है बेटा? जीनोम हैप्लॉइड कंटेंट होता है। तो यहां पर जो भी कंटेंट दे रखा है वो हैप्लॉइड दे रखा है। अगर आपसे पूछे ह्यूमन जीनोम लिखोगे तो यही बेस पेयर लिखोगे। हमारा कैसा होता है बेटा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखो, और कैसा होता है? लीनियर। ठीक है, कितना जीनोमिक कंटेंट है हमारे पास? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये हैप्लॉइड है बेटा। अगर आपको बेसिस निकालना है कि कितने बेसिस ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। बट आपको पता है बेटा हमारी सारी सेल डिप्लॉयड है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल का लिखो कि कितने बेस पेयर हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन डिप्लॉयड सेल का लिखो, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल का लिखो कि कितने बेस पेयर हैं, तो क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, एन पता ही है तो 2n कैसे निकालोगे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये बेस पेयर आएंगे एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड होता है डेफिनेटली। और ये बेस पेयर नंबर कितना आएगा बेटा? किसके लिए आएगा? अगर ह्यूमन जीनोम कंटेंट पूछेगा कितने बेस पेयर है, बेसिस पूछेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको भी फिर से। ओके, नेक्स्ट, ये तो एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं अबाउट डीएनए। तो डीएनए है क्या भाई? क्या है डीएनए? डीएनए है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दैट मीन्स अगर ये डीएनए का धागा है, ठीक है, तो इस पे एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बच्चों, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लगे पड़े हुए हैं, बहुत सारे, मल्टीपल टाइम्स। दैट इज वाई वर्ड क्या आ रहा है? दैट इज वाई वर्ड क्या आ रहा है? पॉली। पॉली का मतलब होता है मेनी। तो डीएनए एक ऐसा चेन है बेटा जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर एज यू कैन सी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के चेन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डीएनए की चेन। अब ये नंबर n टाइम्स तक रिपीट हो सकता है डिपेंडिंग ऑर्गेनिज्म कैसा। अगर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन होगा तो ये n कितना चला जाएगा? अगर ह्यूमन जीनोम होगा तो 3.3 इंटू 10⁹।
अगर यही डीएनए इरिशिया कोलाई का होगा तो हमने देखा एन का नंबर कितना होगा, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, पेयर लिखा था ना, कितना लिखा था 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके हिसाब से एन कितने टाइम्स आने वाला है वो आप बता सकते हो। अच्छा, अगर ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, जैसे हम अपनी बात करें, हमारा डीएनए कैसा होता है बेटा, 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन्स होती हैं, ये देखो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स, ये देखो एक और। ठीक है, इस पे भी क्या होगा बेटा, इस पे भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है, तभी जब 2 स्ट्रैंड होती है तो हम पेयर की बात करते हैं, दिस इज 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, and this 1 pair of nucleotide beta has how many nucleotide, it has 2 nucleotides। ठीक है, ये तो तुमने समझ ली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल रही होगी, किसके लिए, न्यूक्लियोटाइड क्या है। जैसा मैंने आपको पता, ये लेक्चर तभी देखना जब आप थोड़ा रिवाइज कर लो, तो मैं आपको बताती हूँ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा 11th में जाते हैं और रिवाइज करने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड सुना होगा आपने, और एक सुना है न्यूक्लियोसाइड के बारे में, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज का बना होता है। एक होता है पेंटोज शुगर, ठीक है, एक होता है हमारा नाइट्रोजन बेस, और एक होता है, आपको पता है, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड लिख सकते हो, या सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप भी लिख सकते हो, जो मर्जी चाहो। ठीक है, अब पेंटोज शुगर, शुगर तो 2 प्रकार के होते हैं बेटा, नाइट्रोजन बेस भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पेंटोज शुगर का 2 प्रकार कौन है बेटा, एक है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और एक है राइबोज शुगर। ठीक है, नाइट्रोजन बेस भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है बेटा पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरीन में क्या क्या आएगा, प्यूरीन में आता है बेटा एडेनिन, एडेनिन, और क्या आता है बेटा ग्वानिन। पिरिमिडिन में क्या आता है बेटा, कट से याद रखना, कट। ठीक है, क्या क्या आता है, साइटोसिन, यूरासिल, और क्या आता है बेटा थाइमीन। ये हमारे नाइट्रोजन बेसिस हो गए। ठीक है, तभी बार बार लिख रहे थे, या तो न्यूक्लियोटाइड का पेयर बोल सकते हो या बेस पेयर का बोल सकते हो, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा, बिना बेस के न्यूक्लियोटाइड तो नहीं बन सकता ना। तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही नंबर ऑफ बेसेस होंगे, या कह सकते हो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के पेयर हैं उतने नंबर ऑफ बेस के पेयर हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो कॉमन ही होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है, किसमें क्या नहीं होता। डीऑक्सीराइबोज शुगर किसमें होता है बेटा, इन डीएनए में। राइबोज शुगर किसमें होता है बेटा, इन आरएनए में। अगर न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है तो ये वाला शुगर मिलेगा, अगर न्यूक्लियोटाइड आरएनए का है तो ये वाला शुगर मिलेगा। ठीक है, 11th क्लास में बेटा आपने प्यूरिन पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हैं, तो वो ब्रश अप कर रहे ना, यहाँ इतना स्ट्रक्चर का लेना देना हमसे हमें नहीं है। एडेनिन को शॉर्ट फॉर्म में हम ए लिखते हैं बेटा, पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में। ग्वानिन को जी लिखते हैं। साइटोसिन के लिए सी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यूरासिल के लिए यू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, थाइमीन के लिए टी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एडेनिन और ग्वानिन बेटा डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। साइटोसिन भी डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। यूरासिल डीएनए में एब्सेंट होता है बेटा, कहां पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ आरएनए में। और थाइमीन बेटा डीएनए में प्रेजेंट होता है, और कहां एब्सेंट होता है, आरएनए में एब्सेंट होता है। साइटोसिन डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। ठीक है, ग्वानिन
डीएनए में भी देखने को मिलेगा आपको और आरएनए में भी देखने को मिलेगा। एडेनिन भी बेटा डीएनए में भी देखने को मिलेगा और आरएनए में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ फर्क आता है अगर आरएनए है तो यूरासिल मिलेगा सिर्फ, और अगर डीएनए है तो थाइमिन मिलेगा। यूरासिल बेटा डीएनए में नहीं होता है और थाइमिन आरएनए में नहीं होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ओके, ये हो गई न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ बेटा, बट आपको इतना स्ट्रक्चर्स करना नहीं है। ठीक है, ओके, ये देखो 3 चीजों का हमारा न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। 11th क्लास की एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल्स की खोल लो तो तुम्हें स्ट्रक्चर्स भी दिख जाएंगे। ये पेंटोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो राइबोज शुगर के सेकेंड पोजीशन पे देखो OH है, ऑक्सीजन है, यहां पर नहीं है, ऑक्सीजन का रिमूवल, तो दैट इज वाई डीऑक्सी। ये प्रकार का शुगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में मिलेगा, इस प्रकार का शुगर बेटा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में मिलेगा। अब आते हैं नाइट्रोजन बेसिस पे। नाइट्रोजन बेसिस एक इस प्रकार का होता है प्यूरिन और एक इस प्रकार का होता है पिरिमिडिन। ठीक है, अब देख लो फर्क क्या है। प्यूरिन 2 डब्बे का बना हुआ है। ठीक है, तो अगर डबल मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर पूछे तो कौन होगा? प्यूरिन होगा। कितने पोजीशन है? 9 मेंबर्ड रिंग होता है और कितने डब्बे हैं? 2, इसलिए 2 रिंग स्ट्रक्चर लिखा। सिर्फ इतना ही करना, आपको इस चैप्टर में ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर एडेनिन हो तो यही ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ग्वानिन हो तो भी ऐसे स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन होते। पिरिमिडिन में 3 चीजें आती हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। तो पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक ही डब्बा 6 मेंबर स्ट्रक्चर। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ओके। और फॉस्फेट तो आपको बेटा पता ही है, केमिस्ट्री में बड़े बार पढ़ा होगा। दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, POH OH OH डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, ओके, आ जाओ आगे चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स तो समझ लिया, पर उसको समझने के लिए और भी थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी। अभी एक उससे मिलता जुलता वर्ड भी तो बढ़ाना रह गया मुझे अभी। ओके, अब इसी से जो मैं एक मिलते जुलते वर्ड के बारे में बोल रही हूँ वो भी सुन लेते हैं बेटा। क्या है वो मिलता जुलता वर्ड? तो आपने बेटा एक और वर्ड का नाम सुना होगा जिसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। साउंड सिमिलर बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड? सोचो, पढ़ के आए हो ना, बोला है रिवाइज करके आने के लिए। तो व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? एक डी और एक टी का फर्क मत बताना मैडम, उसके स्पेलिंग में टी आता है और इसके स्पेलिंग में डी आता है। नहीं, ये डिफरेंस तो सुनना ही नहीं है, ये किसने बोला? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या है? फर्क ये है बेटा कि न्यूक्लियोटाइड बना होता है 3 चीजों का, बट न्यूक्लियोसाइड बना होता है सिर्फ 2 चीजों का। कौन सी वो 2 चीजें हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे, इसमें प्रेजेंट होते हैं पेंटोज शुगर, वो तो है कॉमन ही न्यूक्लियोटाइड जैसा। और एक जो और चीज प्रेजेंट होती है वो है नाइट्रोजन बेस। तो इसमें एब्सेंट क्या है बेटा? इसमें फॉस्फेट ग्रुप इज एब्सेंट, द फॉस्फोरस इज एब्सेंट। अगर फॉस्फोरस हटा दोगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फोरस जोड़ दोगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। टाइड, ठीक है, टाइड वाला ऐड, टाइड। ओके, नेक्स्ट। बाकी सारी चीजें तो सेम है बेटा। अब देखो बेटा, आपको कुछ बॉन्ड्स पढ़ाए गए होंगे। क्या बॉन्ड्स पढ़ाए गए थे? आपने सुना होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के बारे में, आपने सुना होगा अबाउट दी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स, है ना। जैसे मान लो बेटा ये पेंटोज शुगर है, दिस इज पेंटोज शुगर। बेटा मैं कंसर्न्ड ही नहीं हूं कि मैं पेंटोज शुगर राइबोज वाला बनाऊं या डीऑक्सी राइबोज वाला, क्योंकि मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा रही हूं ना, आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है। हाँ, कुछ चीज आपको रिवाइज करने के लिए कही गई है, वो आपके भले के लिए। तो अभी आई एम जस्ट ओनली कंसर्न विद दी पेंटोज शुगर। ठीक है, तो पेंटोज शुगर ये बना लिया हमने। ठीक है, दिस इज दी पेंटोज शुगर। ये कार्बन नंबर 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम CH2OH, यही पढ़ा होगा। खोल लो एनसीईआरटी 11th की। 5 कार्बन है तभी तो इसको पेंटोज शुगर कहते हैं ना। अब ये पेंटोज शुगर जो है, दिस इज द पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर बेटा किससे जुड़ता है? ये पेंटोज शुगर बॉन्ड बनाता है किससे? नाइट्रोजन बेस से। जब भी पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा वो अपने कौन से कार्बन नंबर से जुड़ता है बेटा? वो अपने पहले कार्बन नंबर से जुड़ता है।
जो पेंटोज शुगर के कार्बन होते हैं ना, उनको अलग मार्किंग करने के लिए देखो डैश वर्ड लगे, तुम लोग इसको डैश कहते हो बेटा, इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज प्राइम, तभी हम इसको बोलते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन नंबर है ये किसके साथ जुड़ता है, ये जुड़ता है नाइट्रोजन बेस से। अब नाइट्रोजन बेस बेटा दो प्रकार के हैं, एक प्यूरीन और एक पिरिमिडिन। प्यूरीन का स्ट्रक्चर 2 डब्बे वाला है, पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर 1 डब्बे वाला है। प्यूरीन कितने मेंबर्ड है, 9 मेंबर्ड। पिरिमिडिन कितने मेंबर्ड है, कितने दरवाजे हैं, 6 दरवाजे हैं। अब यार किसी की एंट्री तो एक ही दरवाजे से होगी, है ना। अगर पेंटोज शुगर को इसके अंदर जाना है, इससे बॉन्ड बनाना है, तो किसी दरवाजे से तो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगर प्यूरीन होता है बेटा तो वो जाकर के जुड़ता है 9th वाले नाइट्रोजन से, और अगर पिरिमिडिन होता है बेटा तो वो जुड़ता है पहले वाले नाइट्रोजन से। लेट मी शो यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है, दिस इज द पेंटोज शुगर, देख सकते हो ये पेंटोज शुगर है, ये 5 कार्बन वाला। अब यहां पर ये 2 डब्बा है, ये 2 डब्बे का मतलब क्या है, ये प्यूरीन है या पिरिमिडिन, तो मैंने आपको बताया जिसमें 2 डब्बे होते हैं बेटा वो प्यूरीन होता है। क्या होता है, प्यूरीन, बस इतना ही आपको जानना है। इट कुड बी इधर एडेनिन और इट कुड बी इधर ग्वानिन, इतना डिफरेंस आपको नहीं जानना है इस चैप्टर में। अब आप ये देखो बेटा, ये था फर्स्ट प्राइम ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है, ऑफ पेंटोज शुगर। ये जाकर के किससे जुड़ रहा है, 9th पोजीशन ऑफ प्यूरीन। इस प्रकार के लिंकेज को हम क्या कहते हैं बेटा, 1 प्राइम 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, 1 प्राइम 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पर 1 प्राइम क्या डिनोट कर रहा है कि 1 प्राइम वाला जो कार्बन है पेंटोज शुगर का वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और 9 क्या डिनोट कर रहा है बेटा कि जो 9th पोजीशन है इस नाइट्रोजन बेस की, वो वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है ये बॉन्ड बनाने के लिए। इसीलिए इसको बोलते हैं 1 प्राइम 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइको वर्ड इज फॉर शुगर, ठीक है। तो दिस शुगर इज getting linked with this nitrogen base, that is why this is known as glycosidic bond। क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन है तो यहां पर इस लिंकेज को एक और नाम दिया गया है बेटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। यहां तो बेटा प्यूरीन एज एग्जांपल लिया हुआ है, अगर पिरिमिडिन होता तो पहले वाले नाइट्रोजन के साथ पार्टिसिपेट करता है। जैसे यहां पर देखो, यहाँ नहीं, इसमें बस ऐसे लिख लो आप, देखो मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये देखो हमने क्या सीखा, अभी देखो ब्रीफ कर लो। ये हमारा पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर का पहला कार्बन नंबर है, फर्स्ट प्राइम कार्बन नंबर। ये जाकर के नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा, यही पढ़ाया अभी। इस बॉन्ड को जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में बनता है, इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये नाइट्रोजन बेस इट कुड बी इधर प्यूरीन और इट कुड बी इधर पिरिमिडिन, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये जो स्ट्रक्चर बन करके आता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे भी फॉस्फेट दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में बेटा फॉस्फेट होता ही नहीं है। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 चीजें होती है, शुगर और नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है। अब फर्क देख लो प्यूरीन और पिरिमिडिन का। ये देखो, अगर बेटा प्यूरीन होता है, चाहे वो एडेनिन हो और ग्वानिन हो, तो फर्स्ट प्राइम ऑफ कार्बन पेंटोज शुगर का किससे जुड़ता है, 9th पोजीशन नाइट्रोजन से। तभी तो इस बॉन्ड को 1 प्राइम 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा गया, ये लिंकेज कहा गया। अगर पिरिमिडिन होगा बेटा, यहां तो 9th वाले होते भी नहीं क्योंकि 6 मेंबर का ही स्ट्रक्चर होता है ये, तो यहां पर पहला पोजीशन ऑफ कार्बन पेंटोज शुगर का लिंक करता है अपने आप को जा करके फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिरिमिडिन। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, 1 प्राइम 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1 प्राइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेंटोज शुगर का कार्बन है। 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन बेस का पार्टिसिपेट करता है। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये देख लो, स्ट्रक्चर बनाया हुआ था हमने ऑलरेडी पहले। ये देखो, ये वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा अगर पिरिमिडिन होगा, और ये वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा अगर प्यूरीन होगा। क्लियर हो गया। ओके, आ जाओ अब नेक्स्ट आ जाओ। अब हमने ये देख लिया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये तो तुमने किसका स्ट्रक्चर देखा बेटा, एक न्यूक्लियोसाइड का। किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसाइड।
अगर इसी न्यूक्लियोसाइड में क्या हम कर दे ऐड, इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट ऐड कर देना, बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। बट वो आपको ऐड करवाने से पहले, वो सब बताने से पहले मैं आपको न्यूक्लियोसाइड्स के सारे नाम बताना चाहती हूँ। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हमने क्या पढ़ा बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है, जितनी चीजें बताई जाए वहीं पर ध्यान होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि अगर नाइट्रोजन बेस में पेंटोज शुगर हो जाए ऐड, या आप कह लो पेंटोज शुगर और इनका मेल हो जाए, तो बन जाता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर लिख दिया, शुगर शुगर शुगर। नाइट्रोजन बेसेस हमारे पास 5 टाइप के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, यही 5 टाइप के हैं। अगर एडेनिन में शुगर ऐड कर दोगे तो जो न्यूक्लियोसाइड बन करके आता है बेटा, उसको बोलते हैं एडेनोसिन। अगर कॉपी में या किताब में कहीं एडेनोसिन लिखा हुआ है तो बेटा वो नाइट्रोजन बेस की बात नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो एक क्या है, वो एक न्यूक्लियोसाइड है। दैट मीन्स उसमें पेंटोज शुगर भी है, साथ ही साथ एक नाइट्रोजन बेस भी है जिसको हम एडेनिन कहते हैं, ठीक है। अगर गुआनिन में शुगर ऐड कर दो तो बन जाता है गुआनोसिन वाला न्यूक्लियोसाइड। अगर साइटोसिन में शुगर ऐड कर दो तो बन जाता है साइटिडिन वाला न्यूक्लियोसाइड। यूरासिल में शुगर ऐड कर दो तो बन जाता है यूरिडिन वाला न्यूक्लियोसाइड। थाइमीन में शुगर ऐड कर दो तो बन जाता है थाइमिडिन वाला न्यूक्लियोसाइड। तो क्या सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए में मौजूद होंगे? नहीं, डीएनए में बेटा ये वाला नहीं होगा यूरिडिन, क्यों? क्योंकि डीएनए में यूरासिल ही नहीं होता। अगर आरएनए का बोलो तो क्या आरएनए में सारे मौजूद होंगे? नहीं, आरएनए में अगर थाइमीन नहीं होता बेटा तो उसके करस्पॉन्डिंग का ये वाला न्यूक्लियोसाइड भी होगा? नहीं होगा। इसलिए नोट पॉइंट देखो यहां पर लिखा हुआ है कि यूरासिल आपका डीएनए में नहीं मिलता, यूरासिल सिर्फ आपका आरएनए में मिलता है। अगर ये सारे न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए के हैं तो आपको पता है ना डीएनए के पास राइबोज शुगर कौन सा होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो इन सब के नाम के पहले आपको डीऑक्सी वर्ड ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबकी टेंशन मत लो, सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो, अगर डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स हैं तो वो कैसे होंगे? डीऑक्सी एडेनोसिन बोलोगे, डीऑक्सी गोनोसिन बोलोगे, डीऑक्सी साइटिडिन बोलोगे, डीऑक्सी थाइमिडिन बोलोगे। यहां पर तुम्हें एक न्यूक्लियोसाइड मिसिंग है, कौन सा? डीऑक्सी। डीऑक्सी क्यों ही बोल रहे हैं जब यूरिडिन होता ही नहीं, यूरिडिन वाला न्यूक्लियोसाइड इज एब्सेंट। क्यों? क्योंकि यूरासिल ही नहीं होता तो यूरिडिन कैसे हो जाएगा? अगर आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स है तो डीऑक्सी वर्ड हटा दो तो क्या आएगा? एडेनोसिन, गोनोसिन, साइटिडिन एंड यूरिडिन। यहां पर कौन सा वाला एब्सेंट है बेटा? यहां पर डीऑक्सी थाइमिडिन वाला इज एब्सेंट, इज एब्सेंट। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि बेटा थाइमीन ही नहीं होता इनके पास, तो उसका करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोसाइड कैसे होगा? क्लियर हो गया? ओके, तो हमने क्या देखा? न्यूक्लियोसाइड्स देख लिया। न्यूक्लियोसाइड्स 2 चीजों का बना होता है, वो देख लिया। 2 चीजों को जुड़ने के लिए बॉन्ड तो लगेगा, चिपकाना तो पड़ेगा। किससे चिपकते हैं? एक बॉन्ड से जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने ये देख लिया प्यूरिन होगा तो कौन सा बनेगा? बॉन्ड 1'9। पिरिमिडिन होगा तो बनेगा 1'1 वाला बॉन्ड। क्लियर हो गया? सारे नाम देख लिए, डीएनए के देख लिए, आरएनए के भी देख ली। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। क्या बात करेंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करने से पहले आ जाओ पढ़ते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स। हमने अभी तक क्या पढ़ा? ध्यान से सुनना बेटा। हमने अभी तक पढ़ा कि पेंटोज शुगर जब किसी भी प्रकार के नाइट्रोजन बेस से जुड़ा रहे, जैसे मैंने यहां पर एडेनिन एज एग्जाम्पल लिया है, किसी भी प्रकार के नाइट्रोजन बेस से जुड़ा रहे, एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर सिर्फ एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजन बेस है तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। बट अगर इस न्यूक्लियोसाइड में मैं यहां पर देखो फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दूं तो वो न्यूक्लियोसाइड नहीं रहेगा, वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब कहीं ना किसी चीज को जोड़ने के लिए बेटा केमिस्ट्री में आपको पता है कोई बॉन्ड तो बनाना पड़ता है। जैसे यहां पर नाइट्रोजन बेस जब पेंटोज शुगर से जुड़ा था, बॉन्ड तो बना था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर से जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा। कैसा बॉन्ड बनता है? देखो, ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप बहुत भले भांति जानते होगे बेटा, OH OH P डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहां पर पेंटोज शुगर के 5 प्राइम पर CH2OH होता है, तो यहां का OH और यहां का H क्या बन गया? H2O। तो पानी का रिमूवल होगा और पानी के रिमूवल से
ये वाला ग्रुप इस CH2 के साथ जुड़ेगा। यहां पर देख लो, ये देख लो, ये H गया, ये OH गया, H2O गया, तो ये एक ग्रुप बन करके आता है। क्या आप इसके बारे में फेमिलियर नहीं हो? बिल्कुल हो, केमिस्ट्री में पढ़ते होगे। दिस ग्रुप इज नोन एज एस्टर ग्रुप। तो इस तरीके से एक फॉस्फोरिक एसिड जो यहां अलग था बट अब इनसे जुड़ गया है बाय द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड। इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब देखो फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया, पेंटोज शुगर भी आ गया, नाइट्रोजन बेस भी आ गया। तो क्या अभी भी न्यूक्लियोसाइड है? नहीं, इसमें 3 चीजें आ गई और 3 चीज के आते ही ये बन गया है न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आपसे पूछा जाए एक न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड्स होते हैं, तो आपको एक न्यूक्लियोटाइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी दिखाई देगा। GB इज व्हाट? GB इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में बेटा नाइट्रोजन बेस तो होगा ही, और नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर से जुड़ेगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, जैसा अभी आपने देखो, ये देखो फॉस्फोरस को ऐड कराने के लिए भी एक बॉन्ड बना, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड एंड दिस न्यूक्लियोटाइड हैज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड एज वेल एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया सबको? केस क्लियर हो गया? तो हमने ये स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब हमने क्या देखा? हमने इस स्लाइड से ये समझा बेटा कि अगर एक न्यूक्लियोसाइड में तुम फॉस्फोरस ग्रुप ऐड करा दो तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड तो हमने बना ही रखे थे बड़े सारे, उसमें बस फॉस्फोरस को ऐड करा के न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो जैसे हमने नाइट्रोजन बेस में जब शुगर ऐड कराया था, ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के नाम ही बदल गए। अब न्यूक्लियोसाइड में तुम फॉस्फोरस ऐड कराओगे तो क्या सेम ही नाम रहेगा? नाम भी तो बदलेगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के भी नाम बदलेंगे। देखो क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के नाम, ये देखो, हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरस ऐड कराएंगे, बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स तुमने पढ़े। अभी मैं आपको नहीं बता रही डीएनए का, आरएनए का, अभी मैं आपको सिर्फ जनरल सिखा रही हूँ। ये न्यूक्लियोसाइड्स तुमने पढ़े, कौन कौन से? एडेनोसिन, गोनोसिन, थाइमिडिन, साइटिडिन, यूरिडिन। इन सारे न्यूक्लियोसाइड्स में आपको फॉस्फोरस ऐड कराना है। कितने फॉस्फोरस ऐड करा रहे हो बेटा? अभी तो एक ही करा रहे हो, तो नाम क्या बनेगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो क्यों है? क्योंकि तुमने एक ही फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कराया। अब फॉस्फेट ग्रुप को किस फॉर्म में ऐड कराते हो बेटा? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एक बार ऐड करा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम और क्या बोलते हैं? एडिनाइलिक एसिड। क्योंकि तुमने फॉस्फोरिक एसिड ऐड कराया तभी तो इसका नेचर एसिडिक होता है, तभी इसका नाम क्या है? एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, गोनोसिन में फॉस्फेट ऐड करा, तो एक कराया तो क्या बन जाता है? गोनोसिन मोनोफॉस्फेट। शॉर्ट फॉर्म में इसको GMP भी बोलते हैं। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को AMP बोलते हैं। एसिड के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? गोनिडाइलिक एसिड। थाइमिडिन में फॉस्फेट ऐड करा दोगे, बन जाएगा थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TMP बोलते हैं, और एसिड के फॉर्म में क्या बोलेंगे? थाइमिडाइलिक एसिड। साइटिडिन में फॉस्फेट ऐड कराओगे बेटा, एक बार करा रहे हो, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, जब हम इसको बोलते हैं CMP, यहां बोलोगे साइटिडाइलिक एसिड। यूरिडिन में फॉस्फेट ऐड करा दोगे, बन जाएगा यूरिडिन मोनोफॉस्फेट या UMP, या आप बोल दोगे यूरिडाइलिक एसिड। अब डिफरेंस क्या है कि थाइमिडिन वाला बेटा DNA में नहीं मिलता, दिस इज एब्सेंट इन DNA, उल्टा लिख दिया, दिस इज एब्सेंट इन RNA। क्योंकि थाइमीन अगर RNA में नहीं होता तो उसके करस्पॉन्डिंग का ना न्यूक्लियोसाइड मिलेगा ना न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। और यूरिडिन वाला कहाँ नहीं मिलता बेटा? DNA में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यूरासिल DNA में नहीं होता, तो उसके करस्पॉन्डिंग का न्यूक्लियोसाइड मिलेगा DNA में, ना तो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा DNA में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है बेटा कि अगर ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स किसके हैं? DNA के हैं, तो आगे वर्ड क्या ऐड करोगे? डीऑक्सी, 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 डीऑक्सी। ठीक है, जैसे ये देखो ये देखो, अगर न्यूक्लियोटाइड्स DNA के हैं तो हमने क्या ऐड कर दिया? डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका पूरा फॉर्म क्या है? डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो D का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी। गोनोसिन मोनोफॉस्फेट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्योंकि DNA के न्यूक्लियोटाइड्स तुम लिख रहे हो तो डीऑक्सी वर्ड ऐड करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज उनमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ठीक है,
डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। यहां पर क्या प्रेजेंट नहीं है बेटा, यहां पर यूरिडिन मोनोफॉस्फेट इज एब्सेंट। व्हाई? बिकॉज डीएनए में यूरासिल नहीं होता, तो ना तो उसका न्यूक्लियोसाइड ना तो उसका न्यूक्लियोटाइड। इतनी बार रिपीट करके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आरएनए में सिर्फ एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, यूएमपी लिखोगे, देखो डीऑक्सी वर्ड नहीं है। और क्या नहीं है, यहां पर टीएमपी भी नहीं है। वाई? बिकॉज अगर थाइमिन नहीं होता तो ना तो उसका करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोसाइड होगा ना तो उसका करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड होगा, क्योंकि ये आरएनए है। ठीक है। और एक चीज, तुम्हें तो बचपन से पढ़ाया गया एटीपी के बारे में। तुम बोल रहे हो मैम आप एटीपी तो पढ़ा ही नहीं रहे, आप तो एएमपी पढ़ा रहे हो। बेटा एटीपी बनता कैसे है? एएमपी बना है तुम्हारा, ठीक है, चाहे डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हो या नॉर्मल एएमपी हो। ठीक है। एक बार फॉस्फेट ऐड करोगे, ऐसे करवा देती हूं तुम लोग को, देखो अगर तुम एक बार फॉस्फेट ऐड करते हो, सिर्फ अगर डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक बार ऐड करते हो तो बन जाता है डीऑक्सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर इस डाइफॉस्फेट में एक बार फॉस्फेट और ऐड करते हो तब बन जाता है डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट मीन्स ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए तुम्हें 2 बार और ऐड करना पड़ेगा। मतलब तुमने जब मोनोफॉस्फेट बना लिया तो 2 बार और फॉस्फोरस ऐड करोगे तो डीएटीपी बनेगा। यहां पे भी बट बेटा अगर तुम 2 बार फॉस्फोरस और ऐड करोगे तब जाकर के एटीपी बनेगा। इसमें 2 बार फॉस्फोरस ऐड करोगे तो जीटीपी बनेगा। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जीटीपी का जिक्र है। ठीक है। इसमें 2 बार और ऐड करोगे तो बनेगा सीटीपी, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 2 बार ऐड करोगे तो बनेगा यूटीपी, दैट इज यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। सबका लिख लिया, टीएमपी का भी लिख लो। 2 बार फॉस्फोरस ऐड करोगे तो बन जाएगा डीऑक्सी टीटीपी, थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, गोनाडिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर हो गया? न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया, न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिया, बॉन्ड्स पढ़ लिए, फॉस्फोएस्टर और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। मतलब तुमने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ लिया। तो क्या डीएनए हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का बना है? नहीं, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। दैट मीन्स बेटा ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जो हमने यहां पर बनाया हुआ है, ये वाला, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए की चेन में। दैट इज वाई डीएनए को एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का दर्जा मिला हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड में आपके पास एक नाइट्रोजन बेस है, एक शुगर और एक फॉस्फेट का ग्रुप है। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड चेन देख लेते हैं। ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है। क्या इस न्यूक्लियोटाइड की चेन में आपको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं या एक ही न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहा है? अब आओ ये चीज देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये हुआ हमारा एक पेंटोज शुगर। ये क्या हो गया है? नाइट्रोजन बेस। एडेनिन इज अ नाइट्रोजन बेस। ठीक है। ये क्या है? फॉस्फेट। देखो फॉस्फेट भी है, पेंटोज शुगर भी है, नाइट्रोजन बेस भी है। ये तुम्हारा क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, देखो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। ये तुम्हारा तीसरा न्यूक्लियोटाइड, कैसे? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। ये तुम्हारा चौथा न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बेटा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाते हैं, चेन बढ़ती चली जाती, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। बार बार ये स्ट्रक्चर तुम बना करके चीजों को कॉम्प्लिकेट तो करोगे नहीं, इसीलिए हम सीधा लिख देते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड होती है, उस चेन को ही हम डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इस एक न्यूक्लियोटाइड में देखो, इस एक न्यूक्लियोटाइड में देखो बेटा क्या है? ये कौन सी बॉन्ड कहलाएगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये कौन सी बॉन्ड कहलाएगी? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर मैं पीईबी लिख रही हूं तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, जीबी लिख रही हूं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यहां पर भी आपको देखो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड देखने को मिल रही है और आपको क्या देखने को मिल रही है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर की बात कर रही हूं। अगर मैं बोलूं 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जो जोड़ती है बॉन्ड बेटा, वो होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये भी पढ़ाऊंगी, अभी तो सिर्फ यहां पर समरी दी है। एक और जो आपको इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन में देखने को मिल रहा है कि 3rd पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, किसी से बॉन्डिंग नहीं शो कर रहा,
और 5th पोजीशन पर कौन सा ग्रुप फ्री होता है? फॉस्फेट। तो आप लिख सकते हो 5th पोजीशन कौन सा ग्रुप फ्री है? फ्री फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट। और 3rd प्राइम पर क्या मौजूद है बेटा? एट 3 प्राइम पोजीशन फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक हो गया? ये एनसीईआरटी का फिगर है जो हमने देख लिया है। क्लियर हो गया? तो हमने न्यूक्लियोटाइड चेन तो समझ लिया। अब आओ चलते हैं बेटा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे डिराइव किया गया था। ओके, सो नाउ वी विल सी दैट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिराइव किया गया था। ठीक है, आओ लेट्स गेट स्टार्टेड। द डेरिवेटिव ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए स्ट्रक्चर जो आज आप पढ़ते हो बेटा, जो बहुत फेमस मॉडल है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, वो कहाँ से आया, कैसे आया, उससे पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, है ना, जिसके बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहला है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे का इस्तेमाल करके एक इमेज ऑब्टेन की गई थी बेटा। ठीक है, और इस तरीके के प्रोसीजर को हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। किसने की थी? तो दिस वाज डन बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बेटा बताया, क्या किया देखो, दे ऑब्टेन्ड अ वेरी फाइन एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर्स ऑफ डीएनए। पिक्चर खींची गई, ऐसे समझ लो, और उस पिक्चर में क्या पता चला कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है दैट इज मोर और लेस हेलिकल। बस इतना ही बता पाए। अगर थोड़ा और बता पाते तो शायद इनका नाम आता मॉडल देने में डीएनए का, बट इनका नाम तो आया नहीं, इनके तो बस आइडिया को चुराया गया बेटा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट वाज सजेस्टेड दैट कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज सॉर्ट ऑफ हेलिक्स, जिसकी पीरियोडिसिटी कितनी थी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होगा। बस इन्होंने इतना ही बताया, इन्होंने दे वर नॉट एबल टू प्रपोज अ डेफिनेटिव मॉडल फॉर डीएनए, और यहीं पर बाजी कौन मार गए? वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरगिन चारगाफ। इन्होंने एक रूल दिया था, बट बेटा ये रूल सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था? डीएसडीएनए के लिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। ठीक है, और वो रूल क्या था कि प्यूरिन्स का अमाउंट किसके बराबर होगा? पिरिमिडिन्स के इक्विमोलर स्टेबिलिटी के लिए। और क्या था कि प्यूरिन्स जो मिलते हैं वो कौन है? प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन है। पिरिमिडिन्स कौन होते हैं डीएनए में बेटा? पिरिमिडिन्स थाइमीन एंड साइटोसिन होते हैं, क्योंकि रैसल तो होता नहीं। इन्होंने ये बताया। फिर इन्होंने ये बोला कि A प्लस जी विल बी इक्वल टू T प्लस सी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था बेटा प्यूरिन विल बी बराबर टू पिरिमिडिन। तो प्यूरिन A और G, तो इनका कंटेंट मिला दो तो क्या बन जाएगा? T प्लस सी। ठीक है, इनका कंटेंट बराबर होता है। तो इससे इन्होंने एक रेशियो निकाली थी, वो देखो क्या थी। क्योंकि इन्होंने बोला था बेटा, इन्होंने बोला था A प्लस जी इज इक्वल टू T प्लस सी, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको इधर ले आओ। क्या बन जाता है? A प्लस जी बाई T प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो रेशियो आती है A प्लस जी बाई टी प्लस सी, तुम कोई प्रोकैरियोट ले लो चाहे यूकैरियोट ले लो, उसका रेशियो 1 ही आएगा। दैट मीन्स ये रेशियो इज कांस्टेंट, कोई भी स्पीशीज उठा के देख लो। बट अगर इस रेशियो में हेरफेर कर दे, ऊपर नीचे कर दे, क्या ऊपर नीचे कर दे? देखो हम यहाँ पर A प्लस टी कर दें। A क्या है बेटा? प्यूरिन। T क्या है? पिरिमिडिन। यहां पर भी क्या ऐसे ही था? नहीं, ये दोनों क्या थे? प्यूरिन। ये दोनों क्या थे? पिरिमिडिन। ठीक है, और C क्या है बेटा? पिरिमिडिन। G क्या है? प्यूरिन। हमने थोड़ा हेरफेर कर दिया, तो क्या अभी भी इसका 1 होगा सारे स्पीशीज में? नहीं। ठीक है, ये वेरी करता है, ये स्पेसिफिक है। ये वाला जो रेशियो है ना बेटा, A प्लस टी बाय G प्लस सी, ये वेरी करता है। अगर प्रोकैरियोट्स का होगा, प्रोकैरियोटिक, इट इज लेस देन 1 ये रेशियो, एंड अगर यूकैरियोट का होगा तो इट इज मोर देन 1। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो जीसी रिच होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए उठाओगे ना तो उसमें गुआनिन और साइटोसिन का कंटेंट ज्यादा होगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर ज्यादा होगा,
और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाता है न्यूमरेटर से, तो वैल्यू 1 से घट जाती है। हमारा जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक, वो 80 रिच होता है, एडेनिन और थाइमिन का कंटेंट ज़्यादा होता है। दैट मीन्स हमारे वाला जब तुम रेशियो निकालने बैठोगे तो न्यूमरेटर बड़ा आ जाएगा, और न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो इतनी मैथ्स तो पढ़ी बेटा, रेशियो 1 से बढ़ जाती है। तो अगर इस रेशियो की बात करो तो ये बदल सकती है डिपेंडिंग कोई यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। ये वाले रेशियो की बात करोगे तो इस सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही होगी, दिस इज कांस्टेंट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, शुगर डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट का रेसिड्यूज इक्वल नंबर में होता है। ठीक है, शुगर बराबर फॉस्फेट। अगर एडेनिन है तो उसका किसके साथ मैच करेगा, थाइमिन, मोलर कंसंट्रेशन विल मैच टू थाइमिन। अगर 20% एडेनिन है तो 20% बेटा थाइमिन आएगा। इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको, टेंशन मत लेना। और अगर ग्वानिन है तो ग्वानिन का मोलर कंसंट्रेशन किससे मैच करता है बेटा, साइटोसिन से। अगर ये 30% है तो बेटा ये भी कितना होगा, 30%। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने रूल बनाया, लेकिन ये भी कोई डेफिनेटिव मॉडल नहीं दे पाए, ना विल्किंस फ्रैंकलिन दे पाए ना ये दे पाए, बट इनके आइडिया को चुराया गया और चुरा करके एक बहुत बढ़िया बेहतरीन मॉडल बनाया गया बेटा, जो आज तक हम पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल, जिसको प्रपोज किया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने, जिसके लिए बेटा इनको पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, क्या मिला है, पुरस्कार भी मिला है। तो आओ अब हम देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, इस ये जो मॉडल प्रपोज किया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, तो सबसे पहला फीचर आपको क्या पता चलता है, कितनी चेन्स है न्यूक्लियोटाइड्स की यहाँ पर, ये देखो, ये एक पहली चेन, ये दूसरी चेन। तो डीएनए कितनी चेन्स है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख लेना। ठीक है, जिसमें बैकबोन कौन बना रहा है, ये देखो। अगर ये क्या है बेटा, ये किसकी चेन बनी होती, न्यूक्लियोटाइड्स की। किसकी चेन है, न्यूक्लियोटाइड्स की है। न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं हमारे शुगर के, फॉस्फेट के और नाइट्रोजन बेस के। नाइट्रोजन बेस तो बेटा बीच में ठहरे हुए हैं, तो ये बैकबोन कौन बना रहा होगा, ये बैकबोन शुगर और फॉस्फेट बना रहे होंगे। तो आप पहले पॉइंट में लिखोगे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। बैकबोन कौन बना रहा है, द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट। एक और एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूँ, टेंशन मत लेना। और जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्ट इनवर्ड्स, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। जैसे, एक सेकेंड, एनसीईआरटी फिगर दिखाती हूँ, ये देखो, ये एनसीईआरटी का फिगर है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन ये जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, देखो सिर्फ ये चेन दिखाई थी ना अभी आपको एनसीईआरटी में जो दी हुई है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है और ये नीचे वाली दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन है ना। बट ये दोनों न्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में जुड़ी हुई हैं, पेयर्ड है। पेयर्ड किसकी मदद से है, नाइट्रोजन बेसिस की मदद से। इस वाले चेन का नाइट्रोजन बेस इस वाले चेन के नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर एडेनिन था तो ये थाइमिन से जुड़ा होता है। कौन जोड़ता है बेटा, ये क्या प्रेजेंट है, डॉटेड लाइन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अगर एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, यहां पर थाइमिन था तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, एडेनिन। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की रूलिंग चलती है बेटा। ठीक है, अगर ए होगा तो इट विल पेयर विथ टी। ठीक है, और अगर जी होगा तो किसके साथ पेयरिंग होगी, सी। ये फिक्स्ड है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ए होता है तो डबल बॉन्ड के साथ पेयर करता है, और अगर जी होता है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ पेयर करता है। कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां देखो जी था, इसने पेयर अप किया सी के साथ, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, 3 बॉन्ड के साथ। तो अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैं आपको डब्बा हटाती हूं, न्यूक्लियोटाइड्स दिखा ली ना। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो सीडी है बेटा, एक सीडी देखी ना सबने, एक ये डंडा दिखाई दे रहा है और ये डंडा दिखाई दे रहा है, ये सीडी है हमारी। और सीडी के बीच, जैसे सीडी ऐसी होती है ना बेटा, जैसे मान लो सीडी वर्टिकली, ये क्या हो रहा है,
यस, सीढ़ी ऐसे होती है ना बेटा, वर्टिकल, ऐसे मान लो ऐसे तुमने हॉरिजॉन्टल सीढ़ी रखी हुई है, तो सीढ़ी ऐसे होती है ना, ऐसे एक ये डंडा एक ये डंडा, बीच में ऐसे जहां पर तुम पाँव रखते हो स्टेप्स, बिल्कुल वैसा ही है। देखो 2 डंडे और बीच में सारे स्टेप्स, तो ये स्टेप्स कौन बना रहा है? नाइट्रोजन बेसिस। इसलिए लिखा रहता है एनसीईआरटी में कि नाइट्रोजन बेसिस दे आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स। और ये जो मेन इसका स्केलेटन है सीढ़ी का बेटा, मेन तो यही है ना, अगर तुम यही हटा दो तो स्टेप्स टिके रहेंगे? नहीं। तो ये सीढ़ी का बैकबोन कौन बना रहा है? ये देखो, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। ये क्या है? फॉस्फेट। ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। ये क्या है? फॉस्फेट। तो इसीलिए कहा गया है जो बैकबोन है, इसका जो ढांचा है, जिसपे ये स्टेप्स खड़े हैं, ये कौन बना रहा है? शुगर और फॉस्फेट। तो डीएनए का जो बैकबोन होता है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बैकबोन होता है बेटा, वो कौन है? शुगर है और फॉस्फेट है। नाइट्रोजन बेस तो बेचारे बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। दूसरी चीज अगर देखोगे तो ये जो स्ट्रैंड्स होती हैं एंटी पैरेलल होती हैं। दैट मीन्स अगर ये वाली 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, तो देखो ये वाली अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो नीचे देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम उल्टा है। ठीक है, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो नीचे देखो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगी। डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, 2 strands are एंटी पैरेलल। क्या है बेटा? ये एंटी पैरेलल। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी, एक की पोलैरिटी देखो, ऊपर वाले की 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नीचे वाली की पोलैरिटी देखना बेटा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एक पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन वन डायरेक्शन, और दूसरी की पोलैरिटी क्या है बेटा? दूसरी की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, और क्या फीचर है आप खुद सोचो। हाइड्रोजन बॉन्ड का एक फीचर लिख सकते हो कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, दे आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लिख लो, these strands are joined by which bond? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगर एडेनिन है तो ये पेयर करती है थाइमीन के साथ विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अगर ग्वानिन है तो ये पेयर करता है विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कन्फर मतलब प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी टू हेलिकल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? ठीक है, और क्या आपको फीचर दिखाई देते हैं बेटा इसमें, कि जो हमारा डबल चेन होता है वो राइट हैंडेड फैशन में हेलिकली ट्विस्ट, मतलब जो ट्विस्टिंग होती है वो राइट हैंडेड फैशन में होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इट इज हेलिकली ट्विस्टेड, डीएनए इज हेलिकली ट्विस्टेड इन सॉरी राइट हैंडेड फैशन। और क्या है, 11th क्लास में पढ़ा होगा ना बेटा, क्या पढ़ा है? जो हेलिक्स की पिच होती है, पिच का मतलब एक टर्न, 1 टर्न ऑफ डीएनए। ठीक है, वो कितनी होती है बेटा? वो होती है 3.4 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में भी पढ़ा होगा आपने, तो वो क्या आएगा बेटा? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और क्या आपने पढ़ा हुआ है? और क्या पढ़ा हुआ है? एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? one turn has 10 बेस पेयर। तो अगर एक टर्न है, मान लो दिस इज 1 टर्न, जैसे मान लो ये डीएनए टर्न हो रहा है, ठीक है, ये एक टर्न है, तो इस पूरे टर्न की जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर है। इस टर्न में बेटा कितने बेस पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इस पूरे के पूरे लेंथ में, टर्न में 10 बेस पेयर हैं।
तो अगर आपसे सिर्फ एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पूछे तो नहीं निकाल लोगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? 3.4 को 10 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 0.34 नैनोमीटर। कितना आएगा बेटा? 0.34 नैनोमीटर। तो ये चीज लिख लो, ये लिख लो। Therefore distance between two consecutive, एक के बाद एक, टू consecutive बेस पेयर कितना आ जाएगा? 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 10 विल गिव यू 0.34 नैनोमीटर। चाहो तो एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको एंगस्ट्रॉम में कर दोगे तो 34 एंगस्ट्रॉम आएगा, जिसमें भी आपसे यूनिट पूछा जाए। इतनी तो फिजिक्स पढ़ी है बेटा, कन्वर्जन कर सकते हो। और एक एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है कि जो प्लेन ऑफ वन बेस पेयर होता है दैट स्टैक्स ओवर अदर इन द डबल हेलिक्स। ठीक है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर अदर। इसका क्या मतलब है? ये हमारा डबल हेलिकल डीएनए है। ठीक है बेटा, हेलिक्स ऐसे पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए जगह जगह पर आपको ऐसे स्ट्रैंड्स को, 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक ये स्ट्रैंड एक ये स्ट्रैंड, तो इनको सीधा दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस सीधे में हमने बोला अगर एक पेयर ऐसे है तो दूसरा पेयर उसके जस्ट नीचे होगा। जैसे सिक्के अरेंज करते हैं ना, एक के ऊपर एक, तो वैसे ही पेयरिंग जो होती है बेस पेयर की, वो एक के ऊपर एक होती है, आड़ी टेढ़ी नहीं होती, तिरछी नहीं होती। नहीं तो प्लेन कैसे? फिर अगर डिवीजन बराबर नहीं होता तो हम कैसे 3.4 एंगस्ट्रॉम एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस बता पाते? नहीं ना। तो इनका कहने का मतलब ये है कि एक के ऊपर ऐसा नहीं होता कि एक नाइट्रोजन बेस इधर से प्रोजेक्ट हो रहा है तो दूसरा इधर से, ऐसे प्रोजेक्शन है, ऐसे प्रोजेक्शन नहीं, इस तरह की प्रोजेक्शन नहीं। प्रोजेक्शन कैसी है बेटा? प्रोजेक्शन ऐसी है, एक के ऊपर एक, एक पेयर के ऊपर एक। और ये ही प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ये जो कांस्टेंट स्टैकिंग है एक के ऊपर एक, ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू हेलिकल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक हेलिकल स्ट्रक्चर दिखा भी दूं, समझा तो दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी वाला डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी समझा दिया कि कैसे देखो कि 2 स्ट्रैंड के बीच में नाइट्रोजन बेस सारे के सारे बीच में होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमने ये भी देख लिया कि कैसे बैकबोन शुगर और फॉस्फेट्स बना रहे हैं। अब मैं आपको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन और दिखाती हूँ। ये देखो हमारा डीएनए ये है बेटा, हेलिकल डीएनए। ठीक है, कैसा है? हेलिकल डीएनए। तो ये जो ऐसा घूम रहा है, ये किसका बना हुआ है? ये शुगर और फॉस्फेट का है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस कहाँ गए? नाइट्रोजन बेस ये रहे सारे के सारे बीच में। ये 2 अलग अलग कलर क्यों दिखाए हैं? क्योंकि एक प्यूरिन होगा, ठीक है, दूसरा कौन होगा? पिरिमिडिन होगा। क्योंकि प्यूरिन की पेयरिंग किसके साथ होती है? पिरिमिडिन के साथ। ए किसके साथ पेयर करता है? टी के साथ। जी किसके साथ पेयर करता है? सी के साथ, इक्विमोलर कंसंट्रेशन में। तो देखो यहाँ पर इन्होंने रेड दिखाया, रेड क्या है? साइटोसिन। तो साइटोसिन हमेशा किससे पेयर अप करेगा? गुआनिन के साथ। येलो क्या दिखाया है बेटा? एडेनिन। एडेनिन किसके साथ पेयर कर रहा है? ग्रीन। ग्रीन क्या है? थाइमीन। ठीक है, ये हमने देख लिया, एनसीईआरटी है। और देखो इसको और थोड़ा सा बेटर तरीके से पढ़ते हैं। ये देखो बेटा, ये हमारा डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है। दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हेलिकल पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद आपने स्कूल में 3D मॉडल भी देखा होगा, बहुत सारे बायोलॉजी लैब में होता है। अगर होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो शायद देखा भी होगा, नहीं देखा है तो तुम अभी 2D इमेज ही देखो। ठीक है, तो दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसको सीधा कर दो तो एकदम सीढ़ी जैसा दिख रहा है ना? सीढ़ी ऐसी होती है घर में, सीढ़ियां अभी दिवाली के टाइम पे निकली होंगी ऊपर के जाले और साफ करने में। ठीक है, तो ये देखो सीढ़ी का एक ये और एक ये स्ट्रैंड। तो ये स्ट्रैंड किसके बने हुए हैं बेटा? ये स्ट्रैंड हमारे बने हुए हैं शुगर फॉस्फेट, इसके बैकबोन होती है। और दिखाया भी था, ये देखो यहाँ पर देखो ये क्या है? शुगर फॉस्फेट। ये देखो शुगर फॉस्फेट। तो ये जो है बैकबोन किसका बना है? शुगर फॉस्फेट का। नाइट्रोजन बेस कहाँ गए? नाइट्रोजन बेस सारे के सारे बीच में होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। ये कैसी बेस पेयरिंग होती है बेटा? ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मैंने आपको बताया ना कि अगर ए है तो उसके साथ पेयर अप कौन करता है? टी। अगर जी है तो उसके साथ पेयर अप कौन करता है? सी।
वाइसी वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है बेटा, इसको तुम बोलते हो वन बेस पेयर, ठीक है। एक बेस पेयर बोल सकते हो या एक न्यूक्लियोटाइड का पेयर बोल सकते हो। तो अगर तुम एक बेस पेयर बोल रहे हो बट एक्चुअल में बेसेस तो यहां दो है ना, ग्वानिन और साइटोसिन, तो वन बेस पेयर हैज टू बेसेस, या आप कह सकते हो वन न्यूक्लियोटाइड हैज टू न्यूक्लियोटाइड, जो मैंने बताया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी अभी छोड़ दो, कि अगर आपके पास मान लो 10 बेस पेयर हैं तो बेसेस कितने होंगे बेटा, 20, ठीक है, डबल कर दोगे। ओके, नेक्स्ट ये क्यों बता रही हूं बेटा, क्योंकि आपको क्वेश्चन करवाऊंगी मैं अभी। उसके बाद देखो ये फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट की बैकबोन है, नाइट्रोजन बेस बीच में है, ये हमने लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखो बेटा, उसके बाद आप देखो, ये देखो, ये एक बार 360 टर्न मारा, तो उस टर्न को हम क्या कहते हैं, पिच। लेंथ नापी गई तो कितनी निकल के आई, 3.4 नैनोमीटर, या आप इसको बोल सकते हो 34 एंगस्ट्रॉम। इस पूरे टर्न में 10 बेस पेयर आते हैं, तो दो बेस पेयर के बीच की कितनी लेंथ आती है, 0.34 नैनोमीटर, या आप कह सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम, जैसे मर्जी कहनी चाहो। अगर आप इस डीएनए का जो हेलिकल है इसका डायमीटर नापोगे तो कितना आता है, 2 नैनोमीटर। अच्छा, ये जो फॉर्म ऑफ डीएनए पढ़ते हो ना बेटा, ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। टोटल 4 टाइप्स डीएनए के होते हैं, बट आपको सिर्फ बी फॉर्म ऑफ डीएनए पढ़ाया जाता है। ये जो भी आप डायमेंशंस पढ़ रहे हो, 3.4, 0.34, ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अकॉर्डिंग है। बी फॉर्म ऑफ डीएनए क्यों पढ़ाया जाता है, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए। प्रोकैरियोट को ले लो चाहे यूकैरियोट को ले लो, यही मिलता है, इसलिए यही पढ़ाया जाता है। बाकी आपके सिलेबस में ही नहीं है। मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप भी नहीं बताएंगे, नॉट इन द सिलेबस। क्लियर हो गया? ओके, और देख लो, अब आपको पता है ये जो है बेटा शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स के होंगे। प्रॉपर स्ट्रक्चर शुगर का होता है, फॉस्फेट ग्रुप का होता है। तो अगर आपको और स्ट्रक्चर देखना है, ये देख लो, ये देखो, देख पा रहे हो, ये देखो, ये हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर को सीधा करो, ये सीडी बनेगी। इसको थोड़ा और जूम करोगे तो ये सीढ़ियों किसकी बनी हुई है, शुगर की और फॉस्फेट की। तो देखो ये क्या है, शुगर, ये सारा का सारा क्या है बेटा, शुगर, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। तो देखो ये किसका बना है, बैकबोन, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। यहाँ पे भी देखो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। तो किसका है बैकबोन, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। अगर ये फॉस्फेट इस शुगर से जुड़ा है तो क्या बनाया होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर ये शुगर ये फॉस्फोरस इस शुगर से जुड़ा है तो क्या बनाया होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये भी क्या है बेटा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जहां भी फॉस्फोरस शुगर से जुड़े वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। ये क्या है, एक शुगर एक नाइट्रोजन बेस से जुड़ा है, तो ये क्या होगा बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होगा ये, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या है, ये एक शुगर है, ये फॉस्फेट है और ये नाइट्रोजन बेस है, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, देखो, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये नाइट्रोजन बेस, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जैसे मैं आपको इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ठीक है। मैं शुगर पुगर नहीं बनाने वाली क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, ठीक है। मान लो ये है, क्या है आपका, ये एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर से कौन जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एडेनिन। एडेनिन पेयर अप करता है दूसरे स्ट्रैंड के साथ, किससे, थाइमीन से। थाइमीन यहां पर एक और पेंटोज शुगर से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये बनती हुई दिखाऊंगी अभी। उसके बाद ये किससे जुड़ा होता है बेटा, फॉस्फेट से, ठीक है। ये फॉस्फेट किससे जुड़ा होगा, पेंटोज शुगर से, दूसरे पेंटोज शुगर से। पेंटोज शुगर जुड़ा होगा एक दूसरे नाइट्रोजन बेस से, ग्वानिन। ग्वानिन जुड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल क्या, ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ता है, साइटोसिन के साथ। ये फर्क है बेटा कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखते हैं, एडेनिन और थाइमीन के बीच में बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखते हैं। अब ये नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा होगा, दूसरे पेंटोज शुगर से। फॉस्फेट 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 इज कॉमन, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहां पर ये क्या है, फॉस्फेट। जब पेंटोज शुगर से जुड़ेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये भी क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड,
ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड होगा? एक शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। लिख लिया। एक फॉस्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। एक शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा होता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। सारे बॉन्ड्स लिख ली, सब कुछ लिख लिया। अब देखो, ये रहा तुम्हारा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। क्यों एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा? क्योंकि इसमें शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजन बेस है, बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। नीचे आ जाओ, ये तुम्हारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। क्यों? ये एक फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कितने एस्टर बॉन्ड लग रहे हैं? दो। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तभी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, दो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, यहां पे भी देख लो, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड कौन है बेटा? दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, देख सकते हो, एक न्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये। इनको जोड़ने के लिए भी बेटा कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड लगे? दो। तो इसको क्या बोलोगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो टू न्यूक्लियोटाइड्स, अगर तुम विद इन अ न्यूक्लियोटाइड बोलोगे तो सिर्फ एस्टर बॉन्ड दिखेगा, बट दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बोलोगे तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिखता है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? देखो आप, ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाना है तो आप ये देख लो, ऐसे भी बना सकते हो अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म में पढ़ना है। बट आई गेस जो मैंने अभी आपको पढ़ाया दैट इज मच ईजियर। ठीक है, आप देख लो, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाया गया है, बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बना करके भी दिखाया है कि किस तरीके से एस्टर ग्रुप भी पूरा दिखाया हुआ है। तो देखो, ये 3 प्राइम, ठीक है, और ये 5 प्राइम, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे भी यही है, ये देखो 3 प्राइम और 5 प्राइम वाला, तो इसको क्या बोलोगे? 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तुम सिर्फ इतना लिखना बेटा कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दैट्स इट। वो वाला थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर डन विद द इंट्रोडक्टरी सेक्शन की डीएनए क्या होता है। अब कुछ जो हमने जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन इज देयर। उसके बाद हम अपने सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे बेटा, और प्लीज़ अपनी 11 की थोड़ी सी रिवीजन करना बायोमोलिक्यूल्स। ओके, द क्वेश्चन सेज कि अगर डीएनए के मॉलिक्यूल के पास 200 बेस पेयर हैं, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है कितना शुगर होगा, कितना फॉस्फेट होगा। अगर 200 बेस पेयर हैं बेटा, ठीक है, तो आप सबसे पहले बेसेस निकाल लो। मैंने आपको सिखाया है कि अगर कितने बेस पेयर हैं तो कितने बेसेस होंगे, बताया था ना शुरुआत में। देखें कितने लोगों का सही होता है। कुछ सेकंड्स देते हैं बेटा, सोचो 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 सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। आई गेस कर लिया होगा, इट्स वेरी इजी। 200 बेस पेयर हैं तो डबल कर दोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 400 बेसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना पूछा हुआ है? अगर जितने बेसेस हैं बेटा तो नंबर ऑफ शुगर, ठीक है, नंबर ऑफ शुगर भी उतना ही होगा 400, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बनाना है ना, तो जितने बेसेस होंगे बेटा उतना ही तो शुगर होगा जोड़ने के लिए उनको। और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल भी कितना होगा बेटा? 400। हमेशा याद रखना बेटा कि जितना आपका बेसेस होता है उतना ही शुगर, उतना ही फॉस्फेट। अगर जितने बेसेस हैं उतने ही शुगर हैं तो बॉन्ड भी उतना ही होगा, तो 400 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एक हिंट समझ लो बेटा, ये हमेशा क्वेश्चन करने का यही तरीका है कि जितने नंबर ऑफ बेसेस हैं, शुगर है, फॉस्फेट है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उतना ही आता है। और अगर आपसे पूछा जाए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकालो तो वो भी 400 आता फॉर सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, मतलब
जितने बेसिस उतने ही शुगर, उतने ही फॉस्फेट, उतने ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उतने ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर डीएनए सर्कुलर होता, बट क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है, ना इन्होंने इस बॉन्ड के बारे में पूछा, ये मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रही हूँ। अगर लीनियर होता, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और लीनियर होता, तो क्या करोगे आप, इसमें से 2 माइनस कर देना, 400 माइनस 2, ठीक है, 398 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। अब तुम्हें इतना बेटा जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। डिटेल क्वेश्चन करने के तरीके सीखो बस अभी आप, ठीक है, डिटेल तो पता लगता रहेगा ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ओके, तो सो एंड करते हैं बेटा, नहीं एंड नहीं करते हैं, एक और क्वेश्चन है। दिस इज बेस्ड ऑन चारगाफ रूल। याद रखना है चारगाफ रूल जी के पॉइंट्स, चारगाफ जी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। एक डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, उसमें एडेनिन मिला बेटा 28%। तो जितना एडेनिन होता है उतना क्या होता है बेटा, थाइमिन इक्विमोलर बताया था ना उन्होंने, जितना इसका कंसंट्रेशन उतना ही इसका। तो अगर ये 28 है तो थाइमिन भी कितना होगा, 28 है ना। तो अगर थाइमिन 28 है तो एडेनिन और थाइमिन तो आपको पता चल गए, 28 प्लस 28 कितना हो जाता है, 56, 56%, ठीक है। तो अगर आपको इसका पता चल गया है तो आप G प्लस सी का नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे G प्लस सी, G प्लस सी निकालोगे आप 100 माइनस 56%, कितना आएगा 44%। तो इस 44 में G प्लस सी दोनों है, तो आपको ये पता है ना चारगाफ जी के अकॉर्डिंग, जितना G उतना C, तो 22% क्या होगा गोनिन, और इसमें से 22% क्या होगा बेटा साइटोसिन। तो साइटोसिन का अमाउंट कितना आएगा, हमने निकाल लिया 22%। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। जब आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी और भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, रिवाइज करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वी विल टॉक अबाउट कि डीएनए को पैकेज कैसे करते हैं और जेनेटिक मटेरियल कौन था, हमें कैसे पता चला था। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और बिना पढ़ के आना नहीं है नेक्स्ट लेक्चर में। So bye bye and take care everyone. Bye bye.